गैरत के नाम पर जेहलम की सामिया शाहिद का कत्ल भूला नहीं था कि इतालवी लड़की सना चीमा का गुजरात में कत्ल हो गया। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, ऐसे वाकयात को रोकना होगा। इंतखाबात सर पर खड़े हैं। पीएसपी मरदमशुमारी के नताइज बदलवाने सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। एतराजात अपनी जगह, लेकिन मुस्तफा कमाल ने देर कर दी। 20-25 दिन की हुकूमत 1 साल का बजट पेश करने जा रही है। तीनों सूबे मुखालफत कर रहे हैं। मामला संजीदा है, नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा के साथ। ऑनर किलिंग्स का एक जो सिलसिला है, और ये कभी एक्चुअली कब से है और पता नहीं, हम तो हिस्ट्री में भी नहीं जा सकते, लेकिन अफसोस के साथ थमा नहीं है अभी तक। इनफैक्ट द मोर वी टॉक अबाउट इट, हमें ये लगता है अब और भी ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं। तो आपको बता दें कि हम रिसेंट किस चीज़ की बात बता रहे हैं कि जेहलम के बाद अब गुजरात में पाकिस्तानी निजात यूरोपीय लड़की का मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल हो गया। ये पाकिस्तान की साख का मामला है। मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बताएं कि गुजरात में कत्ल की जाने वाली पाकिस्तानी निजात इतालवी लड़की सना चीमा की मौत का मुअम्मा हल करने के लिए मकतूला की कब्र कुशाई के बाद जिस्म के अज़्ज़ा जो हैं वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉरेटरी भेजे जाएंगे। पुलिस के मुताबिक 18 अप्रैल को 26 साला सना की मौत की रिपोर्ट्स सामने आई थी। अहले खाना ने इसे हादसा करार देकर लड़की को सुपुर्द खाक कर दिया था। गोरकन के इंटरव्यूज़ और उसके बयानात भी शामिल किए गए, जिसमें उनका ये कहना था कि बहुत जल्दी थी अहले खाना को कब्र खुदवाने की और 2 मजदूर वो अपने साथ लेकर आए थे। सोशल मीडिया और तालिबी मीडिया पर कत्ल की रिपोर्ट आने के बाद SHO की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। ये इटालियन नेशनल थी, तो जब इसकी डेथ हुई है, इनको चाहिए था कि वो इसकी पाकिस्तान में डेथ हुई है, इटालियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाता, मुतलका पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता। ना तो इन्होंने मुतलका पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना इटालियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया। हमने इसमें इसका वालद है, इसका चचा और इसका भाई जो है वो FIR में नामजद है। उनकी तलाश जारी है, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि पुलिस के मुताबिक मकतूला के वालिद गुलाम मुस्तफ़ा उसकी शादी रिश्तेदारों में करना चाहते थे, मगर सना इटली में पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद थी। गुलाम मुस्तफ़ा ने मुबैना तौर पर अपने बेटे अदनान मुस्तफ़ा और भाई मजहर इकबाल के साथ मिलकर बेटी को तशद्दुद करके कत्ल किया और अब तक किसी भी मुल्जिम को हिरासत में नहीं लिया जा सका। 2016 में बरतानवी निजात पाकिस्तानी खातून सामिया शाहिद को जेहलम में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। ये हम आपको याद दिला रहे हैं। बड़ी अजीब सी ये स्टोरी है, इसके बारे में हम जरा बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि शी वाज क्वाइट एन अकम्प्लिश्ड गर्ल। सना चीमा जिसकी बात हो रही है, इटली में ये रहती थी और बिल्कुल शी वाज अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, ड्राइविंग स्कूल भी अपना चला रही थी। वैसे तो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं SHO फ्रॉम DSP फ्रॉम गुजरात, लेकिन मेरा एक सवाल है जो कि मैं करके आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ कि जब वालिदैन किसी भी वजह से, शौक से, मजबूरी से, किसी भी वजह से पूरी अपनी फैमिली अब्रॉड मूव कर जाते हैं, यूरोप 2002 में हुमायूं मूव किए थे। बिल्कुल जी, तो लिहाजा आप देख लेंगे कितने साल हो चुके हैं। अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, फारिस चले, आपने जब डिसाइड कर ही लिया है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, तो रहना किसी और मुल्क में और फिर चीज़ें सारी इधर वाली करना, हालांकि यहाँ भी कोई ऑनर किलिंग वाली टाइप चीज़ें नहीं होती हैं, ऑब्वियसली प्रमोट तो नहीं होती, लेकिन आपका माइंडसेट उधर ही फंस गया है। तो आप बच्चों को इतनी मुश्किल में क्यों डालते हैं कि बाहर रह गए, बाहर की तरह वो बड़े हो गए और फिर आप चाहते हैं कि वो सडनली वापस आ जाएं और वही करें जो आप चाहते हैं? ये इट जस्ट डजंट गो हैंड इन हैंड। जब आप बाहर जाने का फैसला करते हैं तो ये सारी चीजें आज से 20 साल बाद का सोच के जाना चाहिए कि जब आज ये बच्चे 3-4 साल के हैं, 24-25 साल के होंगे, तो जाहिर है इनका लाइफस्टाइल वही होगा जो वहाँ के बच्चों का होता है और ये अपनी पसंद नापसंद से शादी करने का हक भी रखेंगे। फिर जब वो रिटेलिएट करते हैं तो इस तरह के सारे होते हैं। और जब आप 20 साल आपने बच्चे को बाहर कर दिया है कि वो उसका माइंडसेट बाहर का ही हो गया है, आपका 20 साल से पहले दकियानूस माइंडसेट कैसे रह गया? आप लोग क्यों नहीं इवॉल्व करते? ये भी एक सवाल बनता है कि आप वो बाहर रहते हुए अभी भी आपको ऑनर किलिंग याद होता है कि बच्ची ने मेरी बात ना मानी तो पाकिस्तान जाके उसको कत्ल कर देंगे, या तो उधर ही कत्ल करें। अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत करनी है तो वापस पाकिस्तान आके उसको बुरा नाम, मुल्क को बुरा नाम आप क्यों देते हैं अपनी घटिया हरकतों के लिए?
तो ये एक बहुत बड़ी गुजरात चीज सदर इरफान सुलहरिया साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। सुलहरी साहब, पुलिस की जानिब से दावा सामने आया है कि सना चीमा को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि क्या शवाहिद मिले हैं या कुछ इब्तदाई बयानात जो कलमबंद किए गए हैं, किस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि यह ऑनर किलिंग है? इटली में एक शहर है ब्रिशिया, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ से ये खबर लीक हुई। एक आमर नामी लड़का है, उसने जो सोशल मीडिया है वहाँ लोकल उस पर ख़बर को ब्रेक किया और सोशल मीडिया इटली में ये एक तूफ़ान उमड़ आया कि पाकिस्तान में एक खातून जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल हो गई है। जब इस बात का खबर आई तो हमने जो लोकल अखबार था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, तो यहाँ से पता चला कि सना चीमा नामी जो लड़की है उसको गैरत के नाम पर कत्ल करके दफन कर दिया गया है। इसको ट्रेस करने के लिए पुलिस ने बहुत एफर्ट की और जितने चीमा बरादरी के गाँव थे वहाँ से चेक किया गया और फिर अल्टीमेटली मंगोवाल कस्बा में इस वकूए के बारे में तस्दीक हुई कि वहाँ भी सना नामी लड़की जो है वो फौत हुई है और उसको उन्होंने रातों रात दफन कर दिया है। तो ये दावा इस तरह है कि चूँकि एक यंग लड़की है और उसकी उस दिन की टिकट कंफर्म थी, वो वहाँ जाने की बजाय घर में फौत हो गई है और बड़ी उसको जल्दी जल्दी में दफन कर दिया गया है। उसका प्रॉपर ना अनाउंस हुआ है और बाकी चीज़ें जो थी रूटीन की फॉर्मेलिटी थी वो भी पूरी नहीं हो सकी, इसलिए पुलिस की जानब से दावा है कि के नाम पे कत्ल। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि इस सिलसिले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की भी हैं, लेकिन कुछ मशकूक अफराद जो हैं वो हाथ नहीं आए, एटलीस्ट हमारी रिपोर्ट्स हमें अब तक यही बता रही हैं। तो क्या आप पुलिस की अब तक की परफॉर्मेंस को काबिल इत्मीनान समझते हैं या कुछ और भी करना चाहिए? पुलिस ने अब तक इन तीन लोगों के खिलाफ FIR है, तीनों से पूछगिछ की है और उनको शामिल तफ्तीश किया है। और पुलिस की अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से ट्रेस करना और उसको बगैर किसी इंफॉर्मेशन के खुद ट्रेस करके उसका मुकदमा दर्ज करना और मुलज़मान को शामिल तफ्तीश करना, उसका पोस्टमार्टम करवाना और उसके रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट के तमाम जो सैम्पल्स थे जो पोस्टमार्टम के वो हमने करवा दिए हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, बड़ी कमेंडेबल अब तक की वाकई परफॉर्मेंस है कि खुद से आपने सारी कार्रवाई की है खबरों की बुनियाद पर। लेकिन आप फर्दर क्या उम्मीद रखें सुलहरी साहब के कब तक तमाम हक़ाइक़ की रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ जाएंगी और फिर बाकायदा ठोस बुनियादों पर ठोस शवाहिद के साथ ये केस बनाया जा सकेगा इनके खिलाफ? इंशाअल्लाह ताला फोरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट्स आने के बाद विद इन अ वीक हम इस केस को तैयार करके कोर्ट में भिजवा देंगे। लेकिन फोरेंसिक साइंस लैब के पास चूँकि काम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्यों होती है, इसलिए हमें वहाँ से रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट्स वहाँ से आ जाए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका DSP गुजरात सदर इरफान सुलहरी साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। वैसे दिस इज कमेंडेबल कि न्यूज़ कहीं और से आ रही थी और आपको पता था कि इट माइट अफेक्ट पाकिस्तान, तो ऑलरेडी प्रोएक्टिवली काम किया गया। और हम भी इसको फॉलो अप करते रहेंगे, अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे और इस खबर के बारे में आप सबको भी बताते रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की साख का मसला है, पाकिस्तान के इमेज का मसला है। जब इस तरह किसी और मुल्क के शहरी को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दीगर ममालिक में जहाँ के वो शहरी होते हैं वहाँ क्या हेडलाइंस और क्या न्यूज़ स्टोरीज बनती हैं। एब्सोल्युटली, और एक जगह हम बता रहे हैं कि टूरिज्म कितनी आ रही है पाकिस्तान और फिर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो ये बिल्कुल एक दूसरे को निगेट कर रही है बात। एनीवे, ओके, लेट्स मूव ऑन। ऑल्दो ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हम लिटरली 2-2 घंटे निकाल सकते हैं इस पर बात करने के लिए, बिकॉज पूरा सारे जो पाकिस्तानी है ना, जो ज़रा क्लियर माइंडेड पाकिस्तानी हैं, वो बड़े भर जाते हैं इस किस्म की न्यूज़ सुन के। एक तरफ जहां हम टूरिज्म की बात कर रहे थे जिससे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा पहुंचता है, वहीं कुछ उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जिससे इकोनॉमी को ठीक ठाक नुकसान पहुँच रहा है और प्रॉबली इस पर किसी की तवज्जो भी नहीं है। इकोनॉमी को भी और सेहत को भी, लेट्स नॉट फॉरगेट सेहत। हम सिगरेट्स की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली हम कितना कहेंगे कि सिगरेट हाउ बैड इट इज फॉर योर हेल्थ, लेकिन अब अनरेगुलेटेड सिगरेट्स भी पाकिस्तान में बिक रहे हैं, जो कि एक पैक 10-10, 15-15 रुपए का भी बिक रहा है, जिसकी कोई रेगुलेशन नहीं है एंड इट इज़ आउट ऑफ द टैक्स नेट एज वेल। ये खबर हमने आपसे बात करनी है और उसके बाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ बैठे हैं हमें डिटेल देने के लिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सिगरेट की मार्केट का बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स नेट से बाहर है और ख़जाने को सालाना 30 अरब रुपए का नुकसान भी हो रहा है इस वजह से, मगर बज़ाहिर हर किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है और पाकिस्तान
में गैर कानूनी सिगरेट की मार्केट 35% है। 2017 में गैर कानूनी सिगरेट की मार्केट में का हिस्सा जो था वो 38% से ज़ायद था और कानूनी तरीके से सिगरेट फरोख्त करने वालों का मार्केट शेयर 62% है। यानी तकरीबन 40% जो है वो गैर कानूनी तौर पर सिगरेट बनाए जा रहे हैं। सिगरेट वैसे पहले ही मुज़र सेहत है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बगैर किसी रेगुलेशन के बनाए जाते हैं। तो ये सेहत का क्या जाल कहा करते हैं, ये कहना ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, सबको मालूम ही है। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट की फ़रोख्त 30 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा रही है। अगर सिगरेट की स्मगलिंग और गैर कानूनी सिगरेट की फैक्ट्रियों के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ तो हुकूमत को 30 से 35 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। मुल्क में 200 से ज़ायद नामों के मुख्तलिफ गैर कानूनी सिगरेट मार्केट में मौजूद हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ खान। अशरफ, ये जो ब्रांड्स हैं ये सिर्फ यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या फिर स्मगल भी हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों से इंस्टेंसेस मुझे पता लगे कि वो स्मगल्ड सिगरेट्स का काम करते हैं। जी, जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्मगलिंग भी आपको मिलेगी, इलीगल कंपनीज भी मिलेंगी। जैसे कि FBI ने भी बताया और जो हमारे पास रिपोर्ट है कि इलीगल जो नॉन कस्टम पेड या नॉन ड्यूटी पेड जो सिगरेट्स हैं बाहर की, वो स्मगल होके अफगानिस्तान के रास्ते से और दीगर रास्तों से आपको लेकर आ जाते हैं वो। और वो बहुत सारी सिगरेट्स हैं जिस पे क्रैक डाउन भी हो रहा है, छापे भी पड़ते हैं, कस्टम के रेट मारते हैं कस्टम इंटेलिजेंस, लेकिन वो मार्केट ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी बात करें कि ये तो थी इलीगल सिगरेट जैसे आ रही थी स्मगलिंग के थ्रू, एक वो मार्केट है। इसके साथ इलीगल कंपनीज खुल गई हैं पाकिस्तान में ही, और वो उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त प्लानिंग की है कि अगर वो कराची में या लाहौर में खोलते हैं तो उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की है, और वो यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है तो वहाँ जाके कंपनीज खोली हैं। अब यहाँ उन्होंने 200 ब्रांड जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और वो जो 200 ब्रांड हैं FBI ने कहा है कि 10 रुपये से लेके 50 रुपये का रेट है पर पैकेट, यानी एक पैकेट में 20 सिगरेट्स हैं। अब वो फ़रोख्त कर रहे हैं आराम से, उस पर कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन आवाम वो सिगरेट पिए तो उनके लिए लालच है बहुत ज़बरदस्त। अगर उसमें हमारे पास वो उसकी फुटेज भी हैं जो लोगों को कहते हैं कि आप सिगरेट पिए उस पर पैसा लाजमी निकलेगा, आप सिगरेट पिए आपको मोटरसाइकिल निकलेगी, आप सिगरेट पिए आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। और तो और जो बकरीद पे जब हम सब बकरीद के लिए जो है जानवर खरीदने के लिए बकरा भी मिलेगा, तो बकरा भी मिलेगा। माशाल्लाह, मतलब जबरदस्त किस्म की मार्केटिंग है। तो लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि दुनिया भर में सिगरेट स्मोकिंग को लोगों को डिस्करेज करने के लिए सिगरेट की प्राइसेस ऊपर करते जा रहे हैं। उसके बाद बहुत से आपको अपना ID दिखाना होता है, क्या क्या नहीं करना होता, मतलब डिटर कर रहे हैं दुनिया को कि आप सिगरेट ना पिए। हम ऑलमोस्ट प्रमोट कर रहे हैं सस्ता करके, उसमें तोहफे डाल के कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे इस चीज़ में? मतलब ये तो एक सामने चीज़ नज़र आ रही है, तो जो कि सेहत के लिए ख़राब, इकोनॉमी के लिए ख़राब, हर लिहाज से ख़राब। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जी, कस्टम इंटेलिजेंस के बाद FBI की इन्फोर्समेंट है वो भी एक्शन ले रही है। जैसे कि आपने बताया कि 40% के करीब थी, अब वो कम होकर जो इलीगल मार्केट थी वो 35% हो गई है। अब यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन बताऊँ कि जो पिछले साल था, जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था 75 अरब रुपए इस टोबैको इंडस्ट्री से पाकिस्तानी हुकूमत कौमी ख़जाने में मिले थे। 75 अरब रुपए। इस साल जो अब हम 30 जून 2018 को ख़त्म हो गई माली साल, उसमें एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 90 अरब रुपए। आप सोचें कितनी बड़ी मार्केट है कि एक पैकेट पे 45 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, टोटल आपको FD वगैरह सब मिला के। अब वो जो लीगल सिर्फ मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जो लीगल मार्केट है वो 65% ले लें आप, तो उस पर जो अगर इम्पैक्ट देखें गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन 90 अरब रुपए मिलेगा। और जबकि FBR कह रहा है कि 35 अरब रुपए अगर हम ये स्मगलिंग की सिगरेट और इस पर कर लें तो हमें मिल सके, यानी कौमी ख़जाने में आपको अभी एक रुपया बहुत कीमती है। हम जो बजट खसारे में हमारा 30-35 अरब रुपए आपको दीगर इदारों में जा सकता है, उसमें खर्च हो सकता है। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट और ये दीगर इदारे ये सिगरेट अगर लोकली बन भी रहे हैं तो इनको भी तो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ना। ये गली कोनों में घरों में फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं और ये अगर सिगरेट बन के फरोख्त हो रहे हैं, उनकी पैकिंग भी कहीं हो रही है, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जैसे बर्स्ट करने पूरी, मतलब फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, इंडस्ट्री है पूरी। क्योंकि फुटेज भी है हमारे पास जो वहाँ पे काम हो रहा है, किस तरीके से पूरी मशीनरी, बहुत ही क्लासिक मशीनरी है जो हमने देखी वहाँ पे वो चल रहे हैं जिस पे सिगरेट बन रही है, जैसे बाहर की जो कंपनी इन्होंने लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पे ये कि जो आपका जो सवाल है यही मैंने भी FBR से भी पूछा और जो हुक्काम है उनसे पूछा, लेकिन आपके सामने है हमारे इदारे तो बन जाते हैं, जैसे सेहत के इदारे वहाँ हैं, अब वो उनको वो फूड इंस्पेक्टर का है या चेकिंग इंस्पेक्टर का है, वो होते ही नहीं है।
कराची जैसे शहर में अगर हम बात करें 4 या 6 इंस्पेक्टर होंगे जो कि जाके चेक करेंगे, जबकि लाखों दुकानें हैं। आप शॉप्स देखें, पान की शॉप्स कहाँ कहाँ हैं, अब उनको जाके कहाँ कहाँ देखेंगे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिगरेट लोग कम पिएँ और बच्चे भी, मतलब कि छोटे बच्चे भी पी रहे होते हैं, मैट्रिक में जो होते हैं या इंटर में होते हैं, तो उनको रोकने के लिए खुली सिगरेट आप नहीं बेचें। अब खुली सिगरेट बेचने से सिगरेट नहीं पिएंगे, मतलब अजीब फैसले होते हैं। आप उसको सिंपल, जैसे कि मैडम ने भी बताया और आपने भी बताया कि आप उसकी रेट डबल कर दें। कैसे डबल करें कि आपका जो 45 रुपये पर पैकेट टैक्स है उसको आप 80 रुपये कर दें, तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा और लोग डिस्करेज भी होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है लोगों की पॉकेट से बाहर जाता जाएगा। और ये चीजें वो हैं, ये वो वाले आइडियाज हैं व्हिच आर वर्किंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई इतने अनोखे आइडियाज नहीं है, पूरी दुनिया में काम भी कर रहे हैं। तो आपने भी दिया होगा अशरफ ये आइडिया? जी, शेयर तो किया है कि पूरी दुनिया में ये है कि मिडिल ईस्ट में जाएं, आप कुवैत में जाएं, तो नॉर्मल सिगरेट जो है उसकी कीमत, जैसे हम ब्रांडेड नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो यहाँ पे हम लें 150 या 200 रुपए का पैकेट, वहाँ 400-400 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उन्होंने उस पर टैक्स लगाया हुआ, उनको कह रहे हैं आपको पीना है पिए, आप डबल टैक्स दें आप। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। तो ये हमने कुछ मुफीद मशवरे दे दिए कि सिगरेट की कीमत जो है वो डबल कर दी जाए, तो एक तो लोग भी डिस्करेज होंगे, रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, और ये जो खुले आम घरों और बंगलों और अपार्टमेंट्स में सिगरेटें बन रही हैं और फरोख्त हो रही हैं लोकल ब्रांड्स के तहत। सरप्राइज के बंगलों अपार्टमेंट्स में बन रही होती तो एक चीज होती, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, यानी आपके पास इतना पैसा था कि आप वो मशीनरी ला के लगाएं कि आप सिगरेट्स बना सकते हैं, फिर 5-5, 10-10 रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। मतलब आप सेहत को आप कौम खराब कर रहे हैं, यूथ को आप इस किस्म की चीजें बेच रहे हैं, और उसके बाद फिर पूरी करप्शन भी हो रही है कि हम टैक्स भी नहीं देंगे और पूरा कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर इस शहर में जितने इंस्पेक्टर हैं, मेरा ख्याल है वोट बेसन की दुकानें भी सारी इंस्पेक्ट नहीं कर सकते जितनी तादाद है इस शहर में इंस्पेक्टर्स की। बाकी तो आपके सामने ये सूरत हाल। एनीहाउ, हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे थे तो आए जरा बजट पे भी बात कर लेते हैं। बजट पे बात करते हैं। रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा आज पेश किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और बाय द वे आज इंपॉर्टेंट दिन एक और वजह से भी है कि आज ख्वाजा आसिफ का फैसला भी आना है, आपको पता है। एनीहाउ, हम इस जायजे की बात कर लें। वज़ीर आज़म के मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल माली साल 2017-18 का इक्तिसादी जायजा पेश करेंगे। सरकारी दस्तावीज़ के मुताबिक रवा माली साल के दौरान इक्तिसादी तरक्की की शरह 6% हदफ के मुकाबले में 5.8% रही है, और वफाकी हुकूमत पूरे माली साल का बजट देने वाली है। नामुकम्मल आदाद शुमार के साथ इतना बड़ा कदम उठाना समझ में नहीं आ रहा। मंगल के रोज़ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास से वॉकआउट किया। तीनों वज़राए आला का मौक़िफ़ था कि बजट 3 माह का पेश किया जाए। ऑलरेडी चल रही है, उन पे आप एलोकेशंस रख सकते हैं। कहने लगे आपकी अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। कहा जब ज़रूरत नहीं है तो फिर हमारे बैठने का कोई जवाब ही नहीं है। हमने यही क्वेश्चन किया, जब आपका राइट है तो फिर NEC की ज़रूरत नहीं है, हमें ना बुलाया करें, सूबों का टाइम वेस्ट ना करें। अपनी मर्जी से स्कीमें पेश की है जो कि मेरे ख्याल में इस फोरम के मुताबिक भी नहीं थे। हुकूमत ने इजलास की कोई खबर जारी नहीं की, ताहम दावा किया कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम और माशी अहदाफ की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज को पूरे माली साल का बजट पेश करने का हक नहीं। ये ना सिर्फ आइंदा का हुकूमत का हक खा रहे हैं, उनके जमहूरी हक खा रहे हैं, मगर ये प्री पोल रिगिंग भी है। आप सिर्फ 3 या 4 महीने के बजट पेश कर सकते हैं, उसमें आप ऑन गोइंग स्कीम्स का पूरा फंडिंग दे दो, मगर आप नया स्कीम्स नहीं डाल सकते हो। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत को बजट पेश ही नहीं करने देगी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से जिसको पास करवाया गया, मैं समझता हूं वो गैर आईनी था। अगर इसकी बुनियाद पर ये बजट पेश किया गया, एज पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ PTI मैं ये बजट पेश नहीं होने दूंगा। मैं वजीरे खजाना को तकरीर नहीं करने दूंगा। और आपको तकरीर नहीं करने देंगे। शामिल कुरैशी ने तो ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि हंगामा खेज इजलास होगा। तो दूसरी जानब आपको ये भी बता दें कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो 3 माह के लिए टैक्स और पॉलिसी लागू नहीं कर सकती। अच्छा जी, इसी पे हमने मजीद बात भी करनी है, और माशी तजियाकार
डॉक्टर फारूक सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का फारूक साहब। ऑपोजिशन समझती है कि बजट 3 माह से ज़्यादा का पेश करना ना इस हुकूमत का मैंडेट है, ना अभी पूरे माली साल के आदाद शुमार दस्तयाब हैं जिनकी बुनियाद पर मुकम्मल साल का बजट पेश किया जा सकता है। देयर इज़ अ पॉइंट देयर। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? हुकूमत के 30 या 35 दिन बाकी रह गए हैं और पूरा माली साल का बजट अपनी तरजीहात के मुताबिक ऐलान कर देना, मैं समझता हूं कि वो इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। अगर कोई नई हुकूमत आती है, उसकी तरजीहात कुछ फ़र्क होती हैं, तो जाहिर बात है कि बजट बदल जाएगा। कानूनी तौर पे जहां तक मैं समझता हूं कि कोई रुकावट नहीं है हुकूमत अगर पूरे माली साल का बजट अनाउंस करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके मकासद मैं समझता हूं कि ज़्यादा सियासी हैं। जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि पेंशन बढ़ा दी जाएंगी, तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, सब्सिडीज बढ़ा दी जाएंगी, साथ ही साथ टैक्स काट दिया जाएगा। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी मामला नजर आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप टैक्स के रेट कम कर दें लेकिन साथ ही साथ सब्सिडीज भी बढ़ा दें, साथ ही साथ तनख्वाहें भी बढ़ा दें, साथ ही साथ पेंशन भी बढ़ा दें। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सियासी मकासद ज़्यादा लगते हैं, कानूनी और आइनी तौर पर कोई रुकावट ना हो, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी तो बनती थी कि ये ना किया जाए। डॉक्टर साहब ये भी आपसे जान लें कि अपोजिशन के ना मानने की सूरत में, जो लग रहा है कि नहीं मानेगी, ये बजट शायद कौमी असम्बली से तो पास हो ही जाएगा, सेनेट से निकलना ज़रा मुश्किल होगा। ऐसी सूरत में क्या होगा? किसी किस्म का आइनी या मुआशी बहरान पैदा होने का खदशा तो नहीं है? जहाँ तक मैं समझता हूँ जो मनी बिल है, बजट का बिल है, उसकी अप्रूवल सेनेट से ज़रूरी नहीं है। नेशनल असेंबली में PMLN की मेजॉरिटी है और मनी बिल जो है वो नेशनल असेंबली से अप्रूव करवाया जा सकता है। जहाँ तक ताल्लुक है कि कोई मुआशी बहरान सामने ना आए, तो वो तो मुझे जब भी मैं बजट के बारे में सोचता हूँ या मईशत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो टाइटैनिक का जहाज याद आ जाता है कि हमारे जो माशी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारे कप्तान बैठे हैं, उनको साफ नजर आ रहा है कि माशी कश्ती जो पाकिस्तान की है वो एक बर्फ के तौदे से टकराने जा रही है, लेकिन या तो उनके पास काबिलियत नहीं है या उनके पास नीयत नहीं है और या सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फारूक, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी ज़बरदस्त आपने तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये बजट जो पेश किया जा रहा है पूरे साल का पेश नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आपको एक खबर देनी है, पहले खबर एग्जैक्टली ना, पहले सुनो, खबर देनी है। पहले सोच रहे थे जी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आपको दे दें, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, रोज़ का मामला हो चुका है। आपको पता है इंटरमीडिएट के एग्जाम्स चल रहे हैं, कल भी हमने आपको बताया था कि पर्चा आउट हुआ है, आज भी आउट हो गया। लिटरली अब तो हम अलार्म भी नहीं होते इस चीज़ पे, हमें पता है कि जी 9 साढ़े 9 हो गए हैं, पर्चा आउट हो रहा होगा। और जनाब 9 साढ़े 9 तो 9:30 एक्चुअली एग्जैक्टली टाइम होता है पर्चा आउट होने का, लेकिन उससे पहले ही पर्चा सोशल मीडिया पे दस्तयाब होता है। तो 11वीं जमात है और मैथ्स का पेपर है और ये 9:30 बजे से पहले सोशल मीडिया पे मौजूद था। और वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें ना सिर्फ पहले क्वेश्चन पेपर मौजूद होता है बल्कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है उसके साथ साथ बाद में जवाबात भी आना शुरू हो जाते हैं। आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि 9:30 बजे जो एग्जैक्ट टाइम है पेपर शुरू होने का, उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे तक तो आप क्वेश्चन पेपर लेके बाहर भी नहीं जा सकते। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर है, आउट से ही आउट हुआ। इनकी तस्वीर हम तक पहुंच रही हैं तो जाहिर है ये पहले ही आम मार्केट में दस्तयाब है। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कल भी हमने बात की थी, किन से हमने बात की थी, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड से। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको लग रहा था कि बस जी हो गया और इसी तरह पर्चे हो रहे हैं। तो उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट जो था वो हमें काफ़ी अलार्म किया था। एनीवे अभी भी यही हो रहा है और यकीनन मैं आपको अभी बता रही हूँ कल भी यही होगा और हम इस वक्त आपको यही खबर दे रहे होंगे। ज़बरदस्त किस्म का आपका फीडबैक आ रहा है, आप कलर्स से लेकर मौसम से लेकर हमारी बातों से लेकर खबरों से लेकर हर चीज़ पर अपना तज्जिया, अपनी राय देते हैं। I love the fact that you guys have such good opinions। मतलब ओपिनियन होना बड़ा ज़रूर है, हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ फील ज़रूर करना है और हमसे आप शेयर भी कर लेते हैं, सो दैट्स वेरी नाइस। दूसरा घंटा ऑफ जियो पाकिस्तान और फ्रेश टॉप स्टोरीज, लेट्स बिगिन। नैब पूरी तरह मुतहर्रिक है, परवेज खटक की भी तलबी हो गई, लेकिन वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के नज़दीक नैब के इक़दामात हुकूमती मशीनरी को मफलूज कर रहे हैं।
पंजाब के 7 बड़े तालीमी बोर्ड्स सरबराहान के बगैर काम कर रहे हैं, कमिश्नर निज़ाम चला रहे हैं। पंजाब हुकूमत की एड हॉकिज्म की पॉलिसियां तालीमी मयार को मुतासर कर सकती हैं। अब हम जरा मुल्की हालात टाइप बातें करने लगे हैं। बताना आपको यह है कि महकमा जंगलात की जमीन गैर कानूनी लीज पर देने का इल्जाम लगा और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी हो गई है। नैब बज़ाहिर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करता नजर आ रहा है। परवेज खटक मालम जब्बा आराजी और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल केस में नैब के सामने पेश हो गए। नैब ने वजीर आला परवेज खटक और चीफ सेक्रेटरी आजम खान को तलब किया था। वज़ीर आला बगैर प्रोटोकॉल के नैब दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ तकरीबन 1 घंटा जारी रही और ज़राए के मुताबिक परवेज खटक को सवालनामा दिया गया और जवाब के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त भी दिया गया। परवेज खटक ने कहा कि मालम जब्बा की अराजी वाली सवात ने गिफ्ट की थी, जो कि महकमा सियाहत को वफाक से मिली। ज़रा सुन लें एक दफ़ा। मेरा ज़मीर पाक है, मुझे ये अल्लाह पे यकीन है कि मैंने कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं किया, कभी किसी को फेवर नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं सारी ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और नैब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मालम जब्बा में 275 एकड़ ज़मीन 33 साल की लीज पर कवायद के बरक्स कंपनी को दी थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को नैब से शिकायत पड़ती जा रही है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वफाकी काबीना के इजलास में नैब पर बरस पड़े, बोले ज़रूरी नहीं नैब की कही हुई हर बात दुरुस्त हो, एग्जीक्यूटिव को इख्तियार है कि वो फैसला करे। नैब के नोटिस के खौफ से सेक्रेटरीज और हुकूमती मशीनरी ने काम छोड़ रखा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नैब ने हुकूमती मशीनरी को मफलूज कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। तज्जियाकार रहीमुल्ला यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। जानना आपसे चाहते हैं कि जंगलात की अराजी गैर कानूनी तौर पर लीज पर देने का मामला है और इसी में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब की तलबी हुई है। क्या बराह रास्त इससे परवेज खटक साहब को कोई ख़तरा है? मेरे ख्याल में अगर वो ख़ुद आए हैं इस तरीके से प्रोटोकॉल के बग़ैर, तो ये मैं समझता हूँ कि शायद उनको कोई इतनी परवाह नहीं है, वो मुतमईन है। और फिर ये है कि वो इल्ज़ामात का जवाब भी देंगे। इनकी हुकूमत, इनकी पार्टी, इनके सरबरा इमरान खान कह चुके हैं कि अगर वज़ीर आला के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम होगा तो फिर उनसे जवाब तलबी होगी। वो तो खैर सूबाई एहतसाब कमीशन की बात कर रहे थे, जो बिल्कुल गैर फ़ाल है। ये तो अभी नैब का केस है और ज़ाहिर है इसमें फिर नैब का इदारा बड़ा भी है और वो मुकम्मल तफ्तीश करेंगे, उसके बाद कहीं बात आगे। अच्छा रहीमुल्ला यूसुफजई साहब, सूबे में करप्शन के हवाले से पिछले चंद सालों में बड़ी खबरें गर्दिश करती रही हैं, हमने कितनी बार इस पे बात भी की है। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से बड़े मामलात और हैं जो नैब की ज़द पर आ सकते हैं? नैब जो है वो सूबाई एहतसाब कमीशन के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो एक तो वो केस है और फिर ये है कि ये वाला जो केस है मालम जबा, जो एक तफरीका है स्वात में, ये केस है ज़मीन महकमा जंगलात की ज़मीन वो गलत तरीके या जिस तरह भी है वो दी गई उस बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को, जिसने वहाँ पर काम किया है। और इसके अलावा भी जो बिलियन ट्री सुनामी है, जो यहाँ पे जंगलात लगाए गए, जो बहुत बड़ा मंसूबा है और उसके ऊपर बड़ा ख़र्चा भी हुआ है, उसके बारे में भी ख़बरें आई हैं, उसका भी नोटिस नैब ने लिया है। ये एक हेलीकॉप्टर केस भी है। सूबाई वज़ीर आला सब के जो 2 हेलीकॉप्टर थे, एक बड़ा एक छोटा, तो उसके बारे में ये एक इल्ज़ाम है कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ। ये बताइएगा, आपको जानना चाह रही हैं इनसे? नहीं प्लीज़। पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये शिकायत रही है कि नैब की कार्रवाइयाँ उन्हीं के खिलाफ हैं। अब PTI के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है, तो अब नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम जो ये पार्टियाँ लगाती हैं, ये फिर गलत ही साबित हो रहा है ना? जब से ये नए चेयरमैन आए हैं जस्टिस जावेद इकबाल, तो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नए केसेस बने हैं और सब के ख़िलाफ़ बन रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में शायद ये जो इल्ज़ाम था पहले कि नैब जो है वो जानिबदार है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और अभी देखें, ये तो खैर तहकीकात हो रही हैं,
रेफरेंस बन रहे हैं। पहले तो ये कंप्लेंट होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद रेफरेंस, तो इसमें कई मरहले हैं। लेकिन लग ये रहा है कि जिसके ख़िलाफ़ भी कोई शिकायत है तो नैब उसका नोटिस लेती है और तहकीकात शुरू करती है। और जी अब तक ये लग रहा है कि नैब अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाइयाँ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका सीना तजिया कर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा, अब हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम पंजाब एजुकेशन बोर्ड्स की बात कर सकते हैं या सब कुछ छोड़ दें एक फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं। आप बताएं, क्या चाहते हैं आप लोग? पहले हमें कान में बताया गया फिल्म कर लो, फिल्म कर लो, अब कह रहे हैं पढ़ाई की बातें कर लो। मतलब आप लोग डिसाइड कर लें कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ? और पढ़ाई, पढ़ना लिखना आपको पता है ना साथ साथ ज़रूरी होता है। तो हमने बताना यह है कि पंजाब में चल क्या रहा है। पंजाब के 7 बड़े तालीमी बोर्ड्स 1 साल से सरबराहान के बगैर काम कर रहे हैं, आपको पता है? बिल्कुल जी, सरबराहान के बगैर कर रहे हैं और कमिश्नर्स जो हैं वो निज़ाम चला रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की ऐसी एड हॉक पॉलिसियाँ जाने क्या रंग दिखाएंगी। थोड़ा सा हमें अंदाज़ा है कि क्या रंग दिखा सकती हैं। खदशात वैसे ये हैं कि इससे तालीमी मयार जो है वो ऑब्वियसली मुतासिर होगा। गुजरांवाला, सरगोदा और साहिवाल बोर्ड्स को गुज़िश्ता 1 साल से और रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर बोर्ड्स को 4 महीने से डिविजनल कमिश्नर्स आर्जी तौर पर चला रहे हैं। और ज़राए का कहना है कि इसी वजह से बोर्ड्स में शफाफियत कायम नहीं रह पा रही। और हाल ही में रावलपिंडी बोर्ड का मैट्रिक का पर्चा आउट हुआ, जबकि गुजरांवाला बोर्ड के जवाबी पर्चे गायब थे। वाह जी वाह। चेक करें आप। साहिवाल बोर्ड के बारे में भी इत्तलात हैं कि इम्तिहानी पर्चे व्हाट्सएप पर दस्तयाब हैं, यानी जो हम यहाँ की सूरत हाल का रोना रोते हैं वहाँ भी यही कुछ हो रहा है। कमिश्नर्स बोर्ड के मामलात में वैसी दिलचस्पी नहीं ले रहे जैसी लेनी चाहिए, जाहिर है, जिसकी वजह से बहुत से मामलात ताखीर का शिकार भी हो रहे हैं। पंजाब एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन आजम भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। पहला सवाल और ऑब्वियस सवाल यह है कि पंजाब में तालीमी बोर्ड बगैर चेयरमैन के चल रहे हैं, इससे नुकसान क्या होगा और ये क्या हो रहा है? ये नुकसान है कि कोई भी फैसला बर वक्त नहीं हो सकता। कमिश्नरों को चार्ज दिए हुए हैं। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड हैं, जिसमें से सिर्फ लाहौर और डीजी खां में चेयरमैन मौजूद है, मगर बाकी बोर्डों में चेयरमैन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हर पब्लिक डीलिंग का महकमा है, कमिश्नर जिनको लगाया गया है उनके पास तो सोने के लिए वक्त नहीं होता। ये इतना दफ्तर में कैसे वक्त देंगे? इसके लिए एक मुस्तकिल असामी होनी चाहिए जो चेयरमैन की पोस्ट पर काम करे। चेयरमैन भी स्कूल का, कॉलेज कैडर का कोई सीनियर मोस्ट आदमी हो जो इसको समझता हो और इसका तजर्बा हो, ईमानदार हो। ये नहीं भी अखबार में इश्तहार देकर लाखों रुपए की तनख्वाह पर उसको भर्ती कर लिया और वो गड़बड़ करता रहे। आज़म साहब, आपकी तंजीम ज़ाहिर इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है, आप इस पर तवज्जो भी मबजूल कराते रहे हैं। क्या वजह है कि हुकूमत अब तक इस इशू को संजीदा नहीं ले रही है? कोई एक्शन नहीं हुआ, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है? हुकूमत बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। हम कई रोज़ से एहतजाज भी कर रहे हैं। हमने सेक्रेटेरिएट के बाहर भी धरना दिया या 3 दिन हम मुसलसल एहतजाज करते रहे, 24 घंटे मतलब वहाँ पे सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिया। तकरीरें लोगों ने की भी, हमें ये नहीं चाहिए निज़ाम। और असातिज़ा की प्रमोशन भी इसी वजह से नहीं करते भी, इनको ग्रेड मिल गए तो ये कल को चेयरमैन का डिमांड करेंगे। ये नहीं चाहते हमसे को ऊपर हो। ब्यूरोक्रेसी इस तरह चाह रही है भी कोई आदमी ग्रेड ना ले और हमसे नीचे ही सारे रहे। हालांकि ये लोग हम लोगों से पढ़ के इन ओहदों पर पहुँचे हैं। अक्सरियत देखें, कोई आप देखें भी वज़ीर, अरकान असम्बली, कोई कई लोगों के पास डिग्री नहीं है और वो हम हुकूमत कर रहे हैं। और जो असली वाले जो डिग्रियां दिलाने वाले हैं वो सड़कों पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं और अपने लिए हक मांग रहे हैं जिनको हक नहीं दिया जा रहा। इतनी अफसोस की बात है कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो हमें हर किसी से यही जवाब मिलता है कि वो संजीदगी नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं है। आपसे बात करके भी हमें भट्ट साहब यही बिल्कुल लग रहा है। अगर अगले चंद दिनों में भी बोर्ड चेयरमैन की तैनातियाँ जो हैं वो ना हुई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ऑलरेडी धरना वगैरह भी आप लोग दे चुके हैं, अब क्या होगा? हम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। अब हम चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात के लिए कहा है, चीफ सेक्रेटरी से भी कहा है। सेक्रेटरी साहब मुलाकात करते हैं मगर वो अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। अभी ये किसके इख्तियार में है, हुकूमत कौन कर रहा है, कहाँ से आर्डर आते हैं जी इनको चार्ज दे दो, ये कमिश्नर के पास रहेगी। ये कोई छोटा सा महकमा नहीं होता। यहाँ डेली वेजेस पे भी लोग भर्ती करते हैं भाई उनको कोई मुलाजम रखें, मगर ये एक ऐसा टेक्निकल काम है जो एक बंदा 3 माह के लिए नौकरी करेगा, वो गड़बड़ के लिए पैसे लेकर जो मर्जी नुकसान कर दे, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसके लिए कोई अच्छे ज़िम्मेदार आदमी हो जो इसको कंट्रोल करे, ईमानदार हो और सीनियर मोस्ट हो, महकमा तालीम से हो।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वी वर होपिंग के कुछ हमें होप नज़र आएगी, लेकिन काफ़ी होपलेस सिचुएशन है। देखिए, किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त एजुकेशन निज़ाम को बेहतर करने का, या फिर जहाँ जिस जगह पे जिस पोस्ट पे सही लोगों की रिक्वायरमेंट है कोई अपॉइंट ही नहीं कर रहा। अगर पता होता ना लोगों को कि इसमें से हमारा कोई फ़ायदा निकल सकता है तो अब तक अपॉइंटमेंट्स भी हो चुकी होती। और क्या वजह है कि कोई सीरियसली लेके अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा, इन लोगों की तैनातियां नहीं हो रही। रेट्रिक आप देखें कि कहते हैं कि एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई हमारा पहला यही सूरत हाल ऐसी ही चल रही है, तो ये तो पुरानी हो गई है बात, लेकिन इससे नुकसान जो हो रहे हैं वो फिर हमने और बेचारे ये लोग जिनसे हम बात कर रहे थे जैसे आजम भट्ट साहब, ये क्यों बेचारे काम कर रहे हैं? फिर तो सारों को ही हाथ उठा देने चाहिए जब किसी का वो तो आवाज उठा रहे हैं बेचारे। एग्जैक्टली, आई एम फीलिंग बैड फॉर पीपल लाइक हिम जो आवाज उठा रहे हैं लेकिन वो आवाज कहीं पहुंच नहीं रही। अच्छा जी, कुछ और खबरें हैं जिनसे आपको आगाह करना है। पाक सरजमीन पार्टी मरदमशुमारी के नताइज बदलवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंतखाबात चंद माह की दूरी पर हैं और इस वक्त ऐसे इकदाम काफ़ी बड़ा सवाल ये बन रहा है, शायद मुस्तफ़ा कमाल ने देर कर दी हो। चेयरमैन PSP ने नई मरदमशुमारी के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इदारा शुमारियात, वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नादरा और दीगर को फरीक बनाया गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक कराची की रजिस्टर्ड आबादी 2 करोड़ 15 लाख है और मरदमशुमारी में कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख जाहिर किया गया है। कंक्रीट एविडेंस के साथ जो है वो हमने डॉक्यूमेंट्स हमने आज यहाँ पर जमा कराया है। 2013 में कराची की आबादी 2 करोड़ 13 लाख थी, 14 लाख थी, तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? दरख्वास्त में कहा गया है कि कराची के बेशतर इलाकों को शुमार ही नहीं किया गया। शहर की आबादी कम जाहिर करके जानिबदारी का मुजाहरा किया गया, जबकि मरदमशुमारी में नादरा से भी मदद नहीं ली गई। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है दरअसल कि मरदमशुमारी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए और कराची की सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफा किया जाए। जब ये मामला हुआ था तो हमने भी इस बारे में बहुत बात की थी ऑब्वियसली, क्योंकि कराची में अगर आप 1 घंटा ड्राइव ही कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना थिकली पॉपुलेटेड आबादी क्या है। अच्छा जी, PSP के रहनुमा इंजीनियर उस्मान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बड़ा ही अजीब सी हमें बात लगी है क्योंकि मरदमशुमारी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे तो हुए ज़माना बीत गया, नताइज आ गए, अरसा हो गया इस बात को। अब जाकर इलेक्शन करीब आने पर पाक सरजमीन पार्टी को क्यों याद आया कि ये नताइज बदलवाने चाहिए? मरदमशुमारी को कोई 20-25 साल नहीं होगा या कोई कबले मसीह से पहले कोई ये मरदमशुमारी नहीं हुई। ये अभी ही 8-9 महीने पहले रिज़ल्ट आया है। उसके ऊपर बार बार मुस्तफ़ा कमाल भाई जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सबसे पहला अपना एजेंडा यही रखते हैं कि आप जब मरदमशुमारी सही नहीं कराएंगे, आप आवाम को जब 1 करोड़, ये पहली मरतबा हुआ है कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के लोग विद इन अ सेकेंड आप खा गए हों। ये तो कोई हिटलर ने भी कोई इतना बड़ा वहाँ का वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं किया कि आप जो है वो इतने सारे लोग एक साथ खा जाओ। ये तो एक साथ 1.5 करोड़ लोग खा गए कि बाहर के इदारे कहते हैं कि कराची की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ से ऊपर चली गई है। तो हमारा तो स्टैंड क्लियर है, मुस्तफ़ा कमाल भाई का तो स्टैंड क्लियर है, पाक सरजमीन पार्टी के लीडरान का तो स्टैंड क्लियर है कि मरदमशुमारी गलत हुई है। तो आप इस पे जो है वो नजरसानी आपको करनी चाहिए, तमाम इदारों को नजरसानी करनी चाहिए। हाँ, इंजीनियर साहब, कहने का मतलब ये था, आई नो कोई 25 साल नहीं हुए, माफ कर दे मुझसे गलती होगी, लेकिन 8-10 महीने तो हो गए ना। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्या आप भूल गए थे? अब आपको क्यों याद आया? और ऑफ कोर्स लाइक अब्दुल्ला सेड एंड लाइक वी आर सेइंग कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं, इस वक्त क्यों आपको बात आ रही है? इट इज अ लिटिल लेट इन द डे अगर आप कोई इसका हल चाहते हैं। एनीवे, पाक सरजमीन पार्टी को मरदमशुमारी पर जो एतराज़ात हैं वो ऑब्वियसली सबके सामने है। अब आप क्या चाहते हैं कि मरदमशुमारी का पूरा मरहला दोबारा हो या आपको क्या पसंद आएगा? जाहिर सी बात है दोबारा से होनी चाहिए, ये सब चीज़ें दोबारा से इसका तसलसल बहाल होना चाहिए, क्योंकि आप जब मरदमशुमारी सही नहीं करेंगे तो आपके ऐवानों में, लोअर हाउस अपर हाउस में आपके बजट कैसे बनाए जाएंगे, लोगों के अंदर कैसे डिवॉल्व किए जाएंगे, इख्तियारात लोगों के अंदर पेनिट्रेशन कैसे किए जाएंगे। अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर लोग एक घर में 10 लोग रहते हैं और उनका खाना जो है वो 3 लोगों का खाना मिले और 10 लोगों में तकसीम करना है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? तो इस तरह तो कोई चीज़ें सही नहीं होंगी। आपकी डिटेल्स से हम ज़रूर इम्प्रेस हुए हैं कि आप बड़े दो टोक अंदाज में सामने आ रहे हैं। इंजीनियर साहब, अब ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आप ये मामला लेकर जा रहे हैं, अगर नहीं हल होता तो फिर क्या करेंगे? सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या होगा आगे?
देखें, हर चीज़ की जो है वो पॉलिसी कोई ऊपर से कोई लिखवा के नहीं आता। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर फोरकास्टिंग पे उसके बाद फैसला दिया जाएगा कि पार्टी का अगला मौक़िफ़ क्या है। अभी तो हम वैसे भी बिजी हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, सुई सदरन के ख़िलाफ़ आप लोग देख ही रहे हैं। 2 साल के अंदर जो पार्टियां 20-20, 25-25 साल से काम नहीं कर पाई, वो पाक सरजमीन पार्टी ने 2 साल में करके दिखाया है आपको कि इलेक्ट्रिक में धरना करके दिखाया। 18 दिन हमारे लीडरान जो है वो प्रेस क्लब पे जाके धरना दिया, 18 दिन फुटपाथ पे सोए हैं। तो आवाम देख रही है, आवाम को सब चीज़ें पता है, आवाम सब कुछ जान चुकी है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। इट्स ऑल राइट हुमा, इस तरह का जज्बाती होना भी चाहिए। आपको होना चाहिए। आपको पता है मैं कितनी जज्बाती हो जाती हूं। अपने स्टांस की बात आए उस पर खड़े रहना चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वी अप्रिशिएटेड। पता है आपको, हमने बात की थी वहाँ एडहॉकिज्म की बेसिस पे बोर्ड्स चलाए जा रहे हैं। पंजाब में 9 तालीमी बोर्ड हैं जिनमें चेयरमैन की तैनातियों का मसला है। अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि मेरिट के खिलाफ तैनातियों पर पंजाब की बड़ी जामियात के सरबराहान भी बरतरफ हो गए। बिल्कुल जी, तो यानी ये जो किस्सा है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। सवाल ये है कि अब निज़ाम कैसे चलेगा। सूबाई हुकूमत को इस बार फौरी लेकिन शफाफ तैनाती करके दिखाना होंगी और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की 4 जामियात के वाइस चांसलर्स को मुअत्तल करते हुए नई तश्कील करदा कमेटियों के तहत मेरिट पर भर्तियां करने का हुक्म दिया था। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हुक्म देने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अंडरस्टूड कि मेरिट पे चीज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि इनमें रावलपिंडी की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। और चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर उज़मा कुरैशी को इस वक्त मुअत्तल किया गया जब वो बज़िद रही कि उनकी तकर्रुरी मेरिट पर ही हुई थी और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनका करियर खराब हो जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्रुरी तक सीनियर तरीन प्रोफेसर्स को कायम मकाम वाइस चांसलर तैनात किया जाए। अदालत ने दीगर 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटियां तश्कील देने का भी हुक्म दिया है। सेक्रेटरी तालीम को हिदायत की गई है कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी 6 हफ्तों में यकीनी बनाए, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर नहीं है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब, इतना अहम मसला है। मलिक अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। खान साहब, इस वक्त पंजाब के बड़े तालीमी इदारे अपने सरबराहान के बगैर काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर्स की तैनातियाँ कब तक हो जाएंगी? इस सिलसिले में कोई काम शुरू भी किया गया है? सर्च कमेटीज़ उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूट की गई जिस तरह हाई कोर्ट ने वो डायरेक्शंस दी थी। तो उनमें तैनातियाँ जो थी पहले वाइस चांसलर्स, क्योंकि कुछ इफेक्टेड पार्टीज़ जो थी वो कोर्ट्स में चली गई और वो लिटिगेशन प्रोलॉन्ग करती रही, एक फैसले के बाद दूसरा और फिर वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, और वो मामला काफ़ी लंबा होता चला गया। उसमें बहुत सारे लिटिगेंट्स उसके अंदर आ गए, बहुत सारी पार्टीज़ नई बीच में ऐड होती चली गई। तो वो मामला काफ़ी देर तक पेंडिंग रहा हाई कोर्ट में, कोई साल से ऊपर लगभग वो मुकदमा चला। और फिर अभी मार्च में रिसेंटली जस्ट फ्यू डेज एज वी आर टॉकिंग, कुछ दिन कबल वो फैसला कोर्ट से आया। सर्च कमेटियाँ तश्कील दी गई और उसके मुताबिक जो है वो जो कोर्ट के अहकामात हैं उनके मुताबिक अमल किया जाएगा। अच्छा मलिक साहब, ये अभी हमने बताया भी था कि लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को उस बुनियाद पर बरतरफ किया गया कि उनकी तकर्रुरी मेरिट के बरअक्स थी। हालांकि वो इसको ऑब्वियसली कंटेस्ट कर रही हैं। तो इस बार कैसे यकीनी बनाएंगे कि ऐसा ना हो और चीज़ें बिल्कुल मेरिट पर ही हों? कायम मकाम की अपॉइंटमेंट में उस तरह की सर्च कमेटीज़ की भी वो कंसिडरेशंस नहीं थी, लेकिन बाद अज़ां जो सर्च कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिस तरह की गाइडलाइंस कोर्ट ने प्रोवाइड की, जब आप किसी को परमानेंट वाइस चांसलर वहाँ पर तैनात करेंगे तो उस वक्त उसका इतलाक़ होगा, कायम मकाम पर नहीं होगा। तो ये क्योंकि मामला अंडर लिटिगेशन था, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी थी या फॉर दैट मैटर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, तो उन सब में क्योंकि कायम मकाम थे, इस वजह से वहाँ पर ये मेरिट वाला और सीनियरिटी वाली जो इस तरह से वो उसकी डिटेल थोड़ी कॉम्प्लिकेट हुई कि मैटर वाज पेंडिंग इन द कोर्ट। मलिक साहब, पंजाब हुकूमत ने वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए जो तरीक़ाकार अब तय किया था इससे पहले, उस पर अमल नहीं हुआ। अदालत ने तो अपने अहकामात दे दिए हैं। क्या सूबाई हुकूमत इस गफलत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ भी खुद कोई कार्रवाई करे? वैसे तो कर लेनी चाहिए थी। ये मामला क्योंकि कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट नहीं लेकर गई थी, वो लिटिगेंट्स लेकर गए थे जो किसी वजह से फॉर वन रीज़न और अनदर उसको कोर्ट में ले जाना चाहते थे। उसमें लाजमी बात थी कि सीनियरिटी की कुछ बेस लाइन्स के ऊपर भी कुछ डिफरेंसेस थे कि वो सीनियरिटी किसकी कैसे और कब किस तरह से उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर हायर एजुकेशन कमीशन के वो मामलात
भी थे कि ये पहले क्योंकि 18th अमेंडमेंट से कबल ये फेडरल सब्जेक्ट था, बाद अज़ां ये डिवॉल्व हो के सूबे के पास आया, तो उसकी एक ट्रांजिशन के टाइम पर भी कुछ दिक्कत रही, कुछ चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे उनको उनकी एडजस्टमेंट्स के अंदर दिक्कत रही। लेकिन मेनली जो मामला था वो ये था क्योंकि लिटिगेशन चल रही थी, तो उस अरसे में इंतज़ाम लाने के लिए तो कायम मकाम की जो अपॉइंटमेंट्स थी उनके अंदर सीनियरिटी की वो लिस्ट उस तरह से मेंटेन ही नहीं की जाती। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया। मैं ये साथ साथ आपको बता दूं, अब्दुल्ला खड़े इसलिए हो गए कि कुर्सी को कुछ इशू है, अचानक से हुआ है। सीरियस खबरों में बार बार कुर्सी नीचे जा रही है। 2 घंटे ठीक थी मेरी और उसके बाद कुछ लिवर पंचर हो गया इसका, 1 सेकंड में को 5 दफा नीचे जाती है, तो मैंने कहा इस टाइम में कुर्सी नहीं तब्दील। लेकिन ये होने का टाइमिंग ठीक हुआ है क्योंकि शो हमारा वैसे ही खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह कुर्सी ठीक करा के फिर हम कल मुलाकात करेंगे आपसे। और थैंक यू सो मच फॉर लवली फीडबैक ऑन ट्विटर। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप हम लोगों को बाकायदगी से देख सकते हैं। टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। बातें नहीं खत्म होती ना।